let the segment between the two lines be PQ। सेगमेंट को मैंने ये मान लिया PQ, जहां पर P के कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा 1 और Q के कोऑर्डिनेट्स अल्फा 2 बीटा 2। तो यहां से मुझे एक चीज ये समझ में आ जाती है कि जो मेरा अल्फा 1 बीटा 1 है वो इस वाली लाइन पर लाई करता है। तो हम ये कहेंगे कि P अल्फा 1 बीटा 1 lies on the line, ये जो पॉइंट P है it lies on this line 5x minus y plus 4 is equal to 0, 5x minus y plus 4 is equal to 0, ये इस लाइन पर लाई करता है। therefore ये हो गया x की जगह x की जगह मैं अल्फा 1 रख सकता हूँ और y की जगह बीटा 1 रख सकता हूँ, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सीधी सीधी बात है कि भाई ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन 5x minus y plus 4 is equal to 0, इस लाइन पर ये लाइन करता है ये वाला पॉइंट अल्फा 1 बीटा 1। तो अल्फा 1 बीटा 1 वो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने यहाँ x की जगह अल्फा 1 रख दिया और y की जगह बीटा 1 रख दिया, रखा जा सकता है। अब इसी तरीके से यहाँ से क्या आ जाएगा, बीटा 1 की वैल्यू आ जाएगी 5 अल्फा 1 प्लस 4, ये वैल्यू आ गई बीटा 1 की। इसको बोल दीजिए बेटा आप इक्वेशन नंबर 3, है ना। एक तो ये हो गया। फिर अगला लिखते हैं सिंस Q अल्फा 2 बीटा 2 lies on the line, Q अल्फा 2 बीटा 2 lies on the line, ये वाला इस लाइन पर लाई करता है 3x plus 4y minus 4 is equal to 0, 3x plus 4y minus 4 is equal to 0, ये इस पर लाई करता है। तो ये हो गया 3 अल्फा 2 प्लस 4 बीटा 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो जैसे यहाँ से मैंने बीटा 1 की वैल्यू निकाली ना अल्फा 1 की टर्म्स में, ऐसे ही इस वाली इक्वेशन से आप बीटा 2 की वैल्यू निकाल लो अल्फा 2 की टर्म्स में। ये हो गया 4 बीटा 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 अल्फा 2। तो बीटा 2 कितना हो गया 4 माइनस 3 अल्फा 2 अपॉन 4। इसको बोल दीजिए बेटा इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। ये हो गया, बस 1 मिनट वेट करो। अब देखिएगा बीटा 1 और बीटा 2 इनकी दोनों की वैल्यू आ गई। अब ये मालूम है मेरे को कि R इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ बिकॉज इट इज बाइसेक्टेड एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो हम ये कहेंगे R इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। Since R is the midpoint of PQ, so by midpoint formula alpha 1 plus alpha 2 by 2 comma beta 1 plus beta 2 by 2 is equal to क्या है 1,5। तो क्या होता है x1 plus x2 by 2 plus y1 plus x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2 is equal to ये मिड पॉइंट हो जाता है।
तो ये हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला है। अब इसको ध्यान में रखते हुए मिड पॉइंट क्या रखा है 1,5, तो लिखेंगे यहाँ पर 1,5 1,5। ठीक है, तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। बीटा 1 प्लस बीटा 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5। अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू 2 और बीटा 1 प्लस बीटा 2 इज इक्वल टू 10। तो अल्फा 1 को तो अल्फा 1 ही रहने दीजिए, बल्कि आप एक काम करो, हाँ अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू 2, ये तो एज इट इज रहने दो। और बीटा 1 की जगह आप लिखिए 5 अल्फा 1 प्लस 4। बीटा 1 की जगह लिखिएगा 5 अल्फा 1 प्लस 4। इसी तरह से बीटा 2 की जगह लिखिए 4 माइनस 3 अल्फा 2 अपॉन 4। 4 माइनस 3 अल्फा 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 10। अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू 2 जो है ना, इसको आप बोल दीजिए, हमने 3 और 4 लिया था ना, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 5। और फिर ना मेरा अगला टारगेट है कि मुझे इसको सॉल्व करना है। एलसीएम लो, 4 5 आर 20 अल्फा 1 प्लस 4 4 आर 16 प्लस 4 माइनस 3 अल्फा 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 10। अब ये करने के बाद में मैं इधर ऊपर की तरफ सॉल्व कर रहा हूँ इसको। ये हो गया 20 अल्फा 1 माइनस 3 अल्फा 2, 20 अल्फा 1 माइनस 3 अल्फा 2 प्लस 20 इज इक्वल टू 4 टेन 40। 20 अल्फा 1 माइनस 3 अल्फा 2 इज इक्वल टू 40 माइनस 20 कितना हो गया 20। ये इक्वेशन नंबर 5। तो ये इक्वेशन नंबर 6। अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू 2 है, तो मैं इसको अल्फा 2 को क्या लिख सकता हूँ यहाँ से 2 माइनस अल्फा 1। ठीक है, 2 माइनस अल्फा 1। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ अल्फा 2 फ्रॉम इक्वेशन 5, अल्फा 2 फ्रॉम 5 इन 6। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, आसान है। अल्फा 2 की वैल्यू है 2 माइनस अल्फा 1, वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। तो 20 अल्फा 1 माइनस 3 इंटू अल्फा 2 की जगह आ जाएगा 2 माइनस अल्फा 1 इज इक्वल टू 20। तो 20 अल्फा 1 माइनस 3 टू जा 6, तो माइनस माइनस प्लस 3 अल्फा 1 इज इक्वल टू 20। तो 20 अल्फा 1 प्लस 3 अल्फा 1 कितना हो गया 23 अल्फा 1। और इधर ये 6 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 26। तो अल्फा 1 की वैल्यू होगी बेटा 26 अपॉन 23। पहले ये बताइए ये सबको क्लियर है अल्फा 1 की वैल्यू? यस सर। यस सर। ठीक है ना? यस सर। ओके। यस सर। अल्फा 1, ओके ओके, अल्फा 1 की वैल्यू आ गई 26 अपॉन 23। एक तो ये हो गया। फिर आप निकाल लीजिए अल्फा 2 की वैल्यू। मैं ये बता रहा हूँ उधर से सारा। अब देखिएगा अल्फा 2 की वैल्यू है 2 माइनस अल्फा 1। अल्फा 2 इज इक्वल टू 2 माइनस अल्फा 1। तो अल्फा 2 क्या हो जाएगा अल्फा 2 हो जाएगा 2 माइनस 26 अपॉन 23। सर 20 अपॉन 23। हाँ 46, 23 टू द 46 माइनस 26 अपॉन 23, तो ये हो गया 20 अपॉन 23। ये अल्फा 2 की वैल्यू हो गई। उसके बाद अब आप देखिएगा कि देखो मेरे पास अल्फा 1 आ गया। अब मुझे ना बस बीटा 1 और मिल जाए, है ना, बस मेरे लिए उतना ही काफी है। वो आप समझ जाएंगे कैसे, बस बीटा 1 मिल जाए। आप ये देखोगे कि बीटा 1 की वैल्यू कितनी है
बीटा 1 की वैल्यू है 5 अल्फा 1 प्लस 4, बीटा 1 is equal to 5 alpha 1 plus 4, 5 multiplied by alpha 1 कितना 26 upon 23 plus 4, 5 6 are 30, 5 2 are 10 और 3 13, 130 upon 23 plus 4, 4 upon 1, 23 और 1 का एलसीएम कितना हो गया 23, तो 130 और ये 23 4 जा 4 3 जा 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और 1, 4 3 जा 12, 1 कैरी आ गया, 4 2 जा 8 और 1 92 हो गया है, तो 130 और 92 कितना हो जाएगा 222 ट्रिपल टू अपॉन 23, ये अल्फा 1 हो गया, ये बीटा 1 हो गया, ठीक है। Therefore, for finding out equation of PQ, we have 2 points lying on it. We have 2 points lying on it. एक तो P हो गया, P क्या है अल्फा 1 कोमा बीटा 1 यानी कि 26 अपॉन 23, 26 अपॉन 23 कोमा 222 अपॉन 23, ये तो एक तरह से मेरे पास हो गया x1 y1। और दूसरा पॉइंट आप r को ले लो, हमें क्या करना होता है कि जैसे ये pq की लाइन निकालनी है, pq लाइन जो है इसकी इक्वेशन निकालनी है, तो इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कोई दो पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो कोई भी दो पॉइंट्स हो चाहे बिल्कुल बराबर बराबर में लाई करने वाले दो पॉइंट्स हो, जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों बिल्कुल आखिरी कॉर्नर्स पर लाई करें पॉइंट्स। एक पॉइंट अल्फा 1 बीटा 1 यहाँ पर है, तो दूसरा r1,5, तो वो दोनों ही पॉइंट्स इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो मेरे लिए ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए लाइन पर लाई करने वाले कोई भी दो पॉइंट्स ले लीजिए, तो एक x1 y1 हो जाएगा, दूसरा x2 y2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा ये हो गया मेरे पास P और R ले लीजिए, वी हैव 2 पॉइंट्स, R क्या है 1,5, तो ये वाले जो दोनों पॉइंट्स हैं ये एक तरह से मेरे लिए क्या हो गए x1, y1, और ये जो दो पॉइंट्स हैं ये एक तरह से हो गए x2, y2। तो दो पॉइंट्स मेरे पास आ गए, तो मैं इसकी इक्वेशन बड़े आराम से निकाल सकता हूँ, ठीक है। आप ये देखिएगा क्या करें इसमें, मैं इस तरफ कर रहा हूँ बेटा, ये मिटाकर, therefore equation of PQ की इक्वेशन y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1, y minus y1 क्या है 222 upon 23, y minus 222 upon 23 is equal to y2 minus y1, y2 क्या है 5 और y1 क्या है 222 upon 23, तो 5 minus 222 upon 23 ये तो हो गया y2 minus y1 upon x2 minus x1, मतलब 1 minus 26 upon 23, 1 minus 26 upon 23 multiplied by x minus x1, तो x कितना है x तो x है और x1 कितना है 26 upon 23, ठीक है। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है, तो y minus 222 upon 23 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 1 11, 115 minus 222 upon 23
अपॉन 23 माइनस 26 अपॉन 23 ये दोनों कैंसिल आउट हो गए क्योंकि न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर भी 23 है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भी 23 है। जब न्यूमरेटर का भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों रैशनल फंक्शंस होते हैं और अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो वो कट सकता है, तो ये कट गया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, ये है x माइनस 26 अपॉन 23। तो बेटा यहाँ एलसीएम ले लो आप, ये हो जाएगा 23x माइनस 26 अपॉन 23। ठीक, अब मैं उस तरफ कर रहा हूँ इसको क्वेश्चन को। तो अब देखिएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 23y माइनस 222 23y माइनस 222 अपॉन 23 और 115 माइनस 222 ये क्या हो जाएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करिए तो 12 माइनस 5 कितना हो गया, बल्कि सीधा सीधा देख लो 107 हो गया, माइनस 107 अपॉन माइनस 3। ठीक है, और 23x माइनस 26 23x माइनस 26 अपॉन 23 23 से 23 कैंसिल हो गया और ये जो 3 है 107 नहीं होगा, नहीं होगा। तो इसको इधर मल्टीप्लाई करो, 3 3 का 9 3 2 का 6 69y माइनस 666 is equal to 107 को इसमें मल्टीप्लाई करो तो 3 7 21। अच्छा, पूरा ही करना पड़ेगा। इनका तो बड़ा शॉर्ट आ रहा है, 07 माइनस 30y माइनस 92, कुछ कॉमन आ रहा है क्या कहीं पर? 23 26 में तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, 107 तो आ रहा है। कोई नहीं, उन्होंने x1 y1 उसको लिया है, वो भी कोई बात नहीं है। -1 107 अभी कुछ कॉमन आ रहा हो तो बताओ, अगर कहीं कुछ है तो। 107 चलिए कोई बात नहीं, हमारा भी जो है ये पूरी तरह से सही है, कहीं कुछ मिस्टेक तो है नहीं। इसको मल्टीप्लाई करो, 107 मल्टीप्लाइड बाई 23, 3 7 जा 21, 2 कैरी आ गया, 3 0 जा 0 और 2 2 हो गया, 3 1 जा 3। सर 2461 कितना? 2461 चलिए 2461 x और 2782 2782। यस सर। ये मेरे पास हो गया 2461 x माइनस 69y माइनस 2782 और प्लस 666 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2461 x माइनस 69y ये कितना हो जाएगा, 12 माइनस 6, 12 माइनस 6 हो गया 6, इधर बचेगा 7, 7 माइनस 6 हो गया 1, 7 माइनस 6 हो गया 1 और फिर 7 माइनस 6 ये भी हो गया 1, 2116 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो 2461x माइनस 69y माइनस 2116 इज इक्वल टू 0। अब ये जो है ना, इसमें मुझे लगता है शायद 23 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 23 3 रीजन है, हाँ 23 से मल्टीप्लाई कर रहा था, 2461 कब आया था, हाँ 23 ले लीजिए कॉमन यहाँ पर, तो 23
को 107 से मल्टीप्लाई करा था तो 2461 आया था, तो ये आ गया 107x माइनस 3y, और ये लास्ट में जो इसमें दे रखा है इक्वेशन में कितना 92 इज इक्वल टू 0। ये ग्राफ मिटा रहा हूं मैं। देखिए तो 23 इधर जाकर वो तो खत्म हो जाएगा, 0/23 जीरो ही हो जाएगा, 107x माइनस 3y माइनस 92 इज इक्वल टू 0। बताइए जी, समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन थोड़ा छोटा था लेकिन आ गया होगा समझ में, नहीं? यस सर। यस सर, आ Yes. गया। चलो ठीक है, आर्यन त्यागी को आ गया तो फिर आ ही गया होगा सभी को, क्यों? अभी आवाज नहीं आ रही होगी शायद। एग्जाम्पल नंबर 25, शो दैट द पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट। बताइए बेटा, सबको ये वाला क्लियर है ना 24? Yes, sir. Yes, sir. ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, इसी वजह से मैंने करवाया। मैंने कहा शायद आप लोगों ने करा नहीं होगा, तो देखिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर 25। ये भी थोड़ा सा समझने वाला है। शो दैट द पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट सच दैट इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू लाइंस 3x minus 2y is equal to 5 and 3x plus 2y is equal to 5 are equal is a straight line. Show that the path of a moving point such that its distances from two lines. एक मूविंग पॉइंट है और उस मूविंग पॉइंट का जो पाथ है, मेरे को ये बताना है उस मूविंग पॉइंट का पाथ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, ये बताना है। तो आप ये देखिएगा, मैं बात करता हूँ एग्जांपल नंबर 25 की। मान लीजिए ये एक मूविंग पॉइंट है, मूविंग पॉइंट, कोई ये पॉइंट है। और पॉइंट का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने बस हवा में एक पॉइंट बना दिया। पॉइंट का मतलब ये होता है कि उसके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो वो जो पॉइंट है वो मूव कर रहा है स्पेस में, तो वो जो मूव कर रहा है ना, जिस पाथ पर वो मूव कर रहा है, दैट पाथ इज अ स्ट्रेट लाइन। आपको ये चीज शो करनी है, ठीक है? मतलब ये जो मूविंग पॉइंट है, ये कैसे, ये ऐसे मूव कर सकता है, ऐसे 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 कैसे भी मूव कर सकता है, ठीक है? पर हमें क्या बताना है कि ये जो मूविंग पॉइंट है ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। और जब वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो आपको क्या बताना है, आप ये बताएंगे कि इस मूविंग पॉइंट की कोई एक इक्वेशन बनेगी, और वो जो इक्वेशन है वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी, ax plus by plus c is equal to 0, ऐसे करके कोई इक्वेशन होगी। वो अगर आपने प्रूव कर दिया तो आप कहेंगे कि यस, दिस मूविंग पॉइंट इज मूविंग ऑन टू अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। अब देखो, जैसे ही मूविंग पॉइंट है तो आप कहिएगा कि लेट द मूविंग पॉइंट बी पी, और इसके कोऑर्डिनेट्स बोल दीजिए बेटा अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है? एक ही मूविंग पॉइंट है ना, तो मैंने उसके कोऑर्डिनेट्स मान लिए अल्फा कॉमा बीटा। एक मिनट वेट करिए, बस पानी पी लूंगा। चलिए अब देखिएगा, इसमें
मूविंग पॉइंट जो है उसको मैंने अल्फा कॉमा बीटा मान लिया, और इन्होंने बताया है कि जो मूविंग पॉइंट है ना, इसका दो लाइंस हैं, उन दो लाइन से इसका डिस्टेंस सेम है। तो जब मैं किसी एक पॉइंट का किसी एक लाइन से डिस्टेंस निकालता हूं तो उसका ना एक फॉर्मूला होता है, बताया था आपको। देखिएगा कि जैसे मान लीजिए ये जो मूविंग पॉइंट है ये यहां पर है, पी अल्फा कॉमा बीटा, यहाँ एक स्ट्रेट लाइन है, तो जो डिस्टेंस निकालते हैं वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है और ऊपर जो लाइन दे रखी है वो लाइन दे रखी है मुझे क्या, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, ये जो डिस्टेंस है इसको मान लीजिए स्मॉल डी। ऐसे ही एक और स्ट्रेट लाइन दे रखी है, वो है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, और ये जो डिस्टेंस है अगेन इसको आप स्मॉल डी मान लीजिए, ठीक है। तो अब देखिएगा, अब यहाँ पर अभी क्या करना है, शो दैट द पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट। तो उसके पाथ की तो बात करेंगे बाद में, पहले एक काम करते हैं, हम ये कहते हैं कि ये जो पॉइंट P है इसका यहाँ से ये वाला और ये वाला ये दोनों डिस्टेंस सेम है, ये दे रखा है। तो हम ये कहेंगे कि एज पर द गिवन कंडीशंस, जब डिस्टेंस निकालते हैं तो डिस्टेंस क्या होता है, मॉडुलस ax1 प्लस by1 प्लस c1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होता है डिस्टेंस। तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए ये इक्वेशन है, तो ये वाली इक्वेशन को मैं क्या लिखूंगा, 3x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। या आप एक काम करो, शायद ना समझ में आए तो मैं एक काम करता हूँ, ये वाला जो पॉइंट है इस वाले पॉइंट को बोल दीजिए P, पॉइंट P। ये जो लाइन है ये लाइन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, और ये वाली जो लाइन है ये है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। इस पॉइंट को बोल दीजिए आप M, और इस पॉइंट को बोल दीजिए N, और ये जो बीच वाला पॉइंट है इसको बोल दीजिए O। तो एज पर द गिवन कंडीशंस OM इज इक्वल टू ON, OM इज इक्वल टू ON, ये दे रखा है। ये वीडियो कैसे पॉज हो गया, रुकिए। देखिए OM इज इक्वल टू ON ये है, तो अब इसमें क्या है कि जैसे OM इज इक्वल टू ON ये है, तो इसमें आप ये समझिएगा कि जो हम कंडीशन निकालते हैं ना वो कंडीशन ये होती है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, ठीक है, और इसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम इस स्ट्रेट लाइन से, और इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखी है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो जो डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस है स्मॉल d, ये क्या होता है, ये जो डिस्टेंस है स्मॉल d, ये होता है मॉडुलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब आप ये देखो, जब मैं ये वाला डिस्टेंस निकालूंगा तो मेरे लिए a तो ये हो जाएगा 3, b हो जाएगा -2, और c क्या हो जाएगा, इसको 5 को इधर ले आएंगे, क्योंकि इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे ना। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से जो ये वाली है इसमें ax प्लस by, और इसको 5 को इधर ले आएंगे, ये भी -5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब मैं OM निकालूंगा तो एज पर दिस फॉर्मूला मेरा OM क्या हो जाएगा, और x1 y1 बेटा ये है अल्फा बीटा, मतलब जिस पॉइंट से मैं डिस्टेंस निकालता हूँ उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं मेरे पास x1, y1, ठीक। तो अब जैसे मैं OM निकाल रहा हूँ तो OM क्या हो जाएगा,
मॉडुलस ए x1, ए क्या है 3 और x1 क्या है अल्फा, तो 3 अल्फा प्लस बी y1, बी क्या है -2 और y1 कितना है बीटा, तो -2 बीटा और प्लस सी, सी कितना है, इसको 5 को इधर लेकर आओ तो ये हो जाएगा -5, वही मेरा सी है -5 और अपॉन में अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ax1 प्लस by1 प्लस c, यानी कि 3 अल्फा। अब ये वाली लाइन हो गई तो a तो 3 है और x1 कितना है अल्फा, तो 3 अल्फा प्लस b कितना है 2 और x y1 कितना है बीटा, तो 2 बीटा, तो ये हो गया ax1 प्लस by1 और प्लस c कितना होगा 5 को इधर ले आओ तो c हो जाएगा -5। बताइए जी सभी को क्लियर है ये चीज, Yes, sir. बताओ कृतिन क्लियर है? यस सर। शिवांश समझ गए? 3 अल्फा -2 बीटा -5 इसका मॉड अपॉन 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो ये हो गया √13। ऐसे ही इधर 3 अल्फा प्लस 2 बीटा -5 का मॉड अपॉन ये कितना हो गया √13, √13 से √13 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है कनिष्का? Yes, sir. देखिए क्वेश्चन थोड़े से लेंथी जरूर है, थोड़ा सा समझने में और मुझे समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि क्वेश्चंस लेंथी है, लेकिन समझ में आना चाहिए। ठीक है, नहीं समझ में आया तो प्लीज दोबारा बता देना मेरे को। दृष्टि क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अब जरा देखिएगा कि मैं इसमें एक चीज देखना चाहता हूँ कि जैसे मॉडुलस होता है ना दोनों तरफ, तो जैसे दोनों तरफ मॉडुलस होता है तो ये उसी तरीके से है कि जैसे दोनों तरफ होल स्क्वायर होता है ना। मॉडुलस के अंदर अगर कोई प्रॉपर नंबर लिखा रहता है तो मुझे पता है कि अंदर नेगेटिव है तो रिजल्ट बाहर नेगेटिव ही आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, सॉरी अंदर पॉजिटिव है तो भी रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। लेकिन मॉडुलस के अंदर हो सकता है ये जो अल्फा और बीटा है इनकी वैल्यूज पर डिपेंड करते हुए हो सकता है अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव आ जाए, तो फिर मुझे बाहर नेगेटिव लगाना पड़ेगा, तभी तो नेगेटिव से नेगेटिव करके पॉजिटिव हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है, तो हो सकता है कि अल्फा और बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो भी वैल्यू होगी उनकी, जो भी उनकी वैल्यू होगी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये पूरा एक्सप्रेशन हो सकता है नेगेटिव आ जाए। तो अगर ये नेगेटिव आएगा तो मुझे बाहर एक नेगेटिव साइन और लगाना पड़ेगा, तभी तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, क्योंकि मॉड का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है। तो अगर अंदर वाली टर्म नेगेटिव है तो बाहर एक नेगेटिव और चाहिए, तभी तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा। और अच्छा, अगर अंदर पॉजिटिव है तो फिर मुझे बाहर कुछ नहीं चाहिए, फिर बाहर मुझे प्लस का ही साइन चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि मॉडुलस के अंदर जब कोई अननोन वेरिएबल्स होते हैं तो उनका जो रिजल्ट होता है वो पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। किस तरह से आप देखिएगा, जैसे मैं ये कहता हूं कि x² = 4 है, तो ये जो x² है इसका रिजल्ट तो सिर्फ मैं x ही लिखता हूं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर रहे हैं ना फिर हम ऐसे कर रहे हैं √x² = √2 का स्क्वायर, भाई 4 क्या हो गया 2 का स्क्वायर। तो जब x के स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल रहा हूं तो मैं निकालता हूं केवल x, और √2 के स्क्वायर को जब मैं निकालता हूं तब मैं लिखता हूं +-2। इसका मतलब क्या है कि जिस तरह से स्क्वायर रूट का रिजल्ट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आता है, उसी तरीके से जो मॉड होता है इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आता है। लेकिन अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, तो अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट है तो एक तरफ तो मैं एज इट इज नॉर्मल लिखूंगा, जैसे मैंने सिर्फ x लिख दिया, और एक तरफ मैं प्लस और माइनस दोनों लिखूंगा। इसका एक प्रॉपर प्रूफ भी होता है, वो करने की जरूरत नहीं है। आपने समझिए जैसे इधर मॉडुलस है तो इसका रिजल्ट तो मैं सिर्फ नॉर्मल वैल्यू लिखूंगा, मतलब ऐसे 3 अल्फा -2 बीटा -5 नॉर्मल वैल्यू मतलब पॉजिटिव वैल्यू, और जो ये वाला मॉड है इसको मैं प्लस माइनस दोनों लिखूंगा, मतलब 3 अल्फा +2 बीटा -5।
इतना समझ में आ गया सभी को, बताइए। Yes, sir. Yes, चलिए sir. ठीक, चलिए ठीक है। अब इसके बाद में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब 3 अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 5, नाउ 3 अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 3 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 5। या तो ये हो गया, या फिर 3 अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 5। अब अगर ऊपर वाले की बात करें तो 3 अल्फा से 3 अल्फा कट गया, माइनस 5 से माइनस 5 कट गया। नीचे वाला अभी मैं सॉल्व नहीं करा, ऊपर वाले को देख के दोबारा लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू प्लस 2 बीटा। और अब नीचे वाले की बात करते हैं, तो नीचे वाले की बात क्या होगी, 3 अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 3 अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस माइनस प्लस का 5। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस 2 बीटा से माइनस 2 बीटा कट गया, ठीक है। अब माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू प्लस 2 बीटा, इसको इधर ले आओ तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 2 बीटा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 0। और 3 अल्फा, इस माइनस 3 अल्फा को इधर ले आओ, 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा, और माइनस 5 को उधर ले जाओ तो 5 प्लस 5। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, माइनस 4 बीटा इज इक्वल टू 0। और यहां से क्या आ गया, 6 अल्फा इज इक्वल टू 10। ठीक है, अभी तक मेरी अल्फा और बीटा की वैल्यू नहीं निकली है, तो वही निकालना चाह रहा हूं मैं। अब देखिएगा, यहां से माइनस 4 बीटा इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो गया, बीटा इज इक्वल टू 0। और 6 अल्फा इज इक्वल टू 10, इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा इज इक्वल टू 10 अपॉन 6। 2 3 जा 2 5 जा, अल्फा इज इक्वल टू 5 अपॉन 3। ठीक है, अब अल्फा और बीटा तो हमने पॉइंट्स माने, तो अल्फा किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू, और बीटा किसकी वैल्यू है, वाई की वैल्यू। इट इंप्लाइज दैट x is equal to 5 upon 3 and y is equal to 0. These are the two equations of a straight line. Of a straight line. So point P moves on a straight line. On a straight line. अब मेरी बात ध्यान से सुनना सभी बच्चे, जैसे x is equal to 5/3 है ना, तो x is equal to 5/3 ये भी एक स्ट्रेट लाइन होता है। मैंने दो वैल्यूज निकाल ली, एक वैल्यू मैंने निकाल ली अल्फा की, तो अल्फा क्या है, अल्फा मेरी अज्यूम्ड वैल्यू है। मैंने x कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट मैंने अल्फा लिया था, तो अल्फा मेरी अज्यूम्ड वैल्यू है। अल्फा बेसिकली है क्या, x की वैल्यू है ना, तो x की वैल्यू आ गई 5/3। बीटा मेरी अज्यूम्ड वैल्यू है, तो बीटा की वैल्यू 0 आ गई, यानी कि y की वैल्यू आ गई 0। तो यहां से ये समझ में आता है कि अगर मुझे ये बताना है कि पॉइंट P एक स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है, तो हम कह सकते हैं यस y is equal to 0, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। x एक्सिस की इक्वेशन होती है y is equal to 0, तो ये x एक्सिस क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो पॉइंट x एक्सिस पर मूव कर सकता है। दूसरा कि जब पॉइंट अगर x एक्सिस पर मूव करेगा तो वो इस लाइन से और इस लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, पहली चीज। दूसरा x is equal to 5/3, x is equal to 5/3 का मतलब क्या है कि x में आप 5/3 डिस्टेंस तक चल के y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो x is equal to 5/3 is also a straight line। अगर वो जो मूविंग पॉइंट है वो x is equal to 5/3 वाली स्ट्रेट लाइन पर मूव करता है, तब भी वो इस लाइन और इस लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। बताइए, ये समझ में आ गया सभी को?
Yes, sir. Yes, sir. अगर दोबारा बताने की Yes, जरूरत sir. है तो बताइए, कोई चीज इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत है तो? नहीं, क्लियर है सभी को? Yes, sir. चलिए जी, इसके बाद ये इतना कर लीजिए। उसके बाद मिसलेनियस के क्वेश्चंस ट्राई करिएगा। कितने क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें? 24 है क्वेश्चंस, ठीक है। इनको करने में आप लोगों को टाइम लगेगा, मुझे मैं बता रहा हूँ आपको टाइम लगेगा। 24 क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है कि चलो 24 ही तो है, लेकिन काफी टाइम लगेगा। तो करिए, आप टाइम लो, लगभग 6 दिन लो, 7 दिन लो, 10 दिन लो, लेकिन करो इनको कंप्लीट। जो डाउट्स हैं वो पूछो। अच्छा, अब ये असमी, तुमने 2 डाउट्स पूछे थे मेरे से लिमिट्स के। Yes, sir. हाँ, तो ये मैं अभी बता रहा हूँ तुम्हें। 2 क्वेश्चन भेजे हैं तुमने, क्वेश्चन नंबर 24 और 28, है ना? तो Yes, sir. हाँ, सबसे पहले देख लो क्वेश्चन नंबर 24। ये एनसीईआरटी की ही है क्या? Yes, sir. ठीक है, देखिए जी, 2 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मैं लिमिट्स के, वो देखिएगा। आप बच्चों का भी सबका रिवीजन हो जाएगा, लिमिट्स हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा क्या है। इसमें इन्होंने किया है कि फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू 1। लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx, मुझे ये फाइंड आउट करना है। और इसमें fx की वैल्यू दे रखी है। fx की वैल्यू दे रखी है, कितनी है? x स्क्वायर माइनस 1, x square minus 1 if x is less than equal to 1, and minus x square minus 1 if x is greater than 1। तो जब मुझे ऐसा वैल्यू निकालनी होती है ना, तो मैं ये देखता हूँ कि मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा और राइट हैंड लिमिट निकालूंगा, क्योंकि मुझे x टेंडिंग टू 1 पर निकालना है। तो x जो है वो एग्जैक्टली 1 के इक्वल तो है नहीं, वो या तो 1 से थोड़ा सा छोटा है या 1 से थोड़ा सा बड़ा है। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, और दोनों काम हमारे सॉल्व हो जाते हैं। अगर LHL और RHL इक्वल आता है तो मैं बोलता हूँ लिमिट की वैल्यू यही है, और अगर दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो हम बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो जैसे ये वाला है, तो इसमें मैं ये कहूंगा LHL at x is equal to 1 fx is equal to limit x tending to 1 minus fx is equal to limit h tending to 0 f 1 minus h। ये सेट स्टेप्स हैं जो मेरे को करने ही करने हैं। कि जैसे LHL है तो मैं लिखूंगा LHL at x is equal to 1 fx is equal to limit x tending to 1 minus fx। फिर अगले में मैं लिखूंगा लिमिट h tending to 0, और ये जो 1 माइनस है ये यहाँ आ जाएगा 1 minus h, ऐसे हो जाएगा। अब देखिएगा जी नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास, यहीं पर हम करेंगे अगला लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब आप देखिएगा x टेंडिंग टू 1 माइनस है, मतलब x की वैल्यू, x टेंडिंग टू 1 माइनस का मतलब x की वैल्यू 1 से छोटी है। जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? x स्क्वायर माइनस 1। मतलब ब्रैकेट में अगर x था तो आप लिखते x स्क्वायर माइनस 1, लेकिन ब्रैकेट में 1 माइनस h, तो आप लिखेंगे 1 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1, आप ये लिखेंगे। अब इसको करो सॉल्व। देखिए दिमाग में ये आता है कि मैं h को सीधा 0 डाल दूं, लेकिन पहले एक्सपेंड करेंगे फिर डालेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, ठीक है। और इधर भी आप देखिए, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। मैं h की वैल्यू अगर 0 डालता हूँ तो ये 0 का स्क्वायर, h का स्क्वायर 0 का स्क्वायर,
-2 मल्टीप्लाइड बाय 0, तो ये फाइनली मेरे पास 0 आ गया। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ RHL की। ये तो LHL हो गया, अब बात करेंगे RHL की। तो RHL एट x इज इक्वल टू 1 fx, इसके लिए फिर वही काम जैसे LHL में था, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस, यहाँ लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस fx। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 1 प्लस h। अब सोचिएगा जब x टेंडिंग टू 1 प्लस, 1 प्लस का मतलब जब x 1 से बड़ा है, जब x 1 से बड़ा है तो fx की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, मतलब आपको क्या करना है, x की जगह आपको डाल देना है क्या, 1 प्लस h। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, माइनस तो बाहर रहेगा ही, और x की जगह 1 प्लस h, 1 प्लस h का स्क्वायर माइनस 1, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ माइनस है 1 प्लस h का स्क्वायर, एक्सपेंड करो 1 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस, अब इसको ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस h स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1। अब कोई ऑप्शन नहीं है h की वैल्यू 0 रखने के अलावा, 0 रखिए वैल्यू, ये माइनस 1 और माइनस 1 कितना हो गया, माइनस 2, ये हो गया माइनस 0 का स्क्वायर, ये हो गया माइनस 2 इंटू 0, तो रिजल्ट आ गया माइनस 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 0 और राइट हैंड लिमिट आ गई माइनस 2। तो हम लिखेंगे LHL at x is equal to 1 fx is not equal to RHL at x is equal to 1 fx. So limit x tending to 1 fx, मुझे यही कैलकुलेट करना था ना, लिमिट x tending to 1 fx, यही पूछा था इन्होंने। मैं लिखूंगा so limit x tending to 1 fx does not exist। बताइए जी, क्लियर है, Yes, sir. समझ गए। अब इसी तरीके से जो तुमने दूसरा क्वेश्चन पूछा है वो बताता हूं। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। ये तो 24 था आई थिंक, हाँ 24 था, और 28 देखते हैं। 28 में ये बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28, सपोज fx is equal to a plus bx, fx दे रखा है हमको a plus bx, where x is less than 1, or when x is equal to 11 and b minus ax when x is greater than 1, ये है। और क्वेश्चन में ये दे रखा है given limit x tending to 1 fx is equal to f1, ये दे रखा है ना क्वेश्चन में। Yes, sir. देख लो एक बार, क्योंकि क्वेश्चन की जो तुमने फोटो भेजी है ना उसमें कटा हुआ नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। एक मिनट रुक जाओ, मैं जरा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स वाला चैप्टर ही खोल के देखता हूँ। कौन से पेज पर है ये, हाँ यही दे रखा है। ठीक है, तो अब आप ये देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx इज इक्वल टू 1 दे रखा है। इसका मतलब क्या है, जब ये वैल्यू दे रखी है इसका मतलब ये है कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx ये एग्जिस्ट करता है, और जब ये एग्जिस्ट करता है तो फिर इसकी वैल्यू क्या होगी ये देखना है मुझे।
हम यहाँ पर कहेंगे LHL at x is equal to 1 fx, ये क्या हो जाएगा, लिमिट x tending to 1 minus fx is equal to limit h tending to 0 f 1 minus h, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा जब x 1 से छोटा है, जब x 1 से छोटा है तो फंक्शन क्या है, a plus bx। आपको क्या करना है, बस x की जगह 1 minus h डाल देना है ना, x की जगह 1 minus h डाल देना है, तो ये हो जाएगा लिमिट h tending to 0 x की जगह 1 minus h, तो a plus b into 1 minus h लिमिट h tending to 0, ये हो गया a plus b minus bh। अब अगर मैं h की वैल्यू 0 डाल दूं तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, a plus b, रिजल्ट आ जाएगा a plus b। यहाँ पे बताइए क्लियर है, Yes, sir. ये तो 0 हो गया तो रिजल्ट आ गया a plus b, है ना। अब देखो इन्होंने दे रखा था, चलो ये हो गया, दूसरी चीज देखते हैं, दूसरा है RHL, RHL निकालते हैं, चलिए RHL at x is equal to 1 fx is equal to limit x tending to 1 plus fx is equal to limit h tending to 0 f 1 plus h, यानी कि f की वैल्यू 1 से थोड़ी सी ज्यादा है, जब 1 से थोड़ी सी ज्यादा है x की वैल्यू तो फंक्शन क्या हो जाएगा, b minus ax, है ना। और b minus ax के लिए आपको क्या करना है, बस x की जगह 1 plus h डाल देना, लिमिट h tending to 0 ब्रैकेट में b minus a into x की जगह 1 plus h, a into 1 plus h लिमिट h tending to 0, एक्सपैंड करिए b minus a minus kh, h की जगह 0 डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, b minus a। ठीक है, तो गिवन लिमिट x tending to 1 fx is equal to f1। f1 का मतलब क्या है, f1 का मतलब ये है कि फंक्शन की वैल्यू जब x की वैल्यू एग्जैक्टली 1 के इक्वल है, जब x की वैल्यू एग्जैक्टली 1 के इक्वल है तो f1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, fx क्या हो जाएगा, 4। बताइए जी, क्लियर है इतना। Yes, sir. ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx, इसका मतलब है LHL at x is equal to 1 fx is equal to RHL at x is equal to 1 fx is equal to 4 is equal to 4, ये हो गया। तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट में निकाल चुका हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने निकाली a plus b है, तो देखिए a plus b लिमिट अगर इसके इक्वल है तो लिमिट का मतलब ही ये है कि LHL और RHL दोनों इक्वल है, तो LHL मैंने निकाल लिया a plus b और RHL जो है RHL मैंने निकाल लिया b minus a, b minus a बोलो या minus a plus b बोलो, दोनों 4 के इक्वल है, तो दोनों को अलग अलग इक्वेशन के तौर पर लिख लो, कैसे, a plus b is equal to 4 और minus a plus b is equal to 4। अब आप क्या करिए, इन दोनों को ऐड करो, तो a minus a तो कैंसिल आउट हो गया, b plus b कितना हो गया 2b और 4 plus 4 कितना हो गया 8, 2 4 8, तो b की वैल्यू तो आ गई 4, b की वैल्यू 4 आ गई। अब दोनों में से किसी भी इक्वेशन में b की वैल्यू डालो, a plus b is equal to 4, तो a plus 4 is equal to 4, 4 से 4 कट गया तो a की वैल्यू क्या आ गई 0। बताइए क्लियर है, Yes, sir. a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 4। तो ये आपके दोनों क्वेश्चंस हैं,
और कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं बता दूँ। Okay, sir. ठीक है, और आप क्या करिए कि ये जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है स्ट्रेट लाइन की, इसको करिए कंप्लीट। चलिए जी बेटा, फिर आज के लिए इतना ही। Thank you, sir. ओके ओके। Thank you, sir. ओके।